आखिर डीप स्टेट का मामला क्या है? विभिन्न देशों में सरकारों को अस्थिर करने के लिए एक कथित अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट अत्यंत शक्तिशाली देश से संबंधित विवाद देखने को मिलता रहता है। तो डीप स्टेट के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं, और इसके बारे में भारत पर डीप स्टेट का क्या आरोप है उस पर भी बात करेंगे, और डीप स्टेट किस प्रकार देशों को प्रभावित भी करता है उन्हें भी हम लोग बात करेंगे। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। बात आती है डीप स्टेट की। यह सरकारी, कॉरपोरेट और गैर सरकारी अभिजात वर्ग के एक गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है जो अपार शक्ति का प्रयोग कर नीति निर्माण को नियंत्रित करते हैं और निर्वाचित राजनेताओं को कमजोर तथा आम लोगों के हितों को विफल करते हैं। विदेशी सरकारें अपने हितों के आधार पर कुछ देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकारों और उदारवादी मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, और इसका नाम तुर्की शब्द डेरेन डेवलेट से लिया गया है और जिसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ डीप स्टेट होता है। तुर्की में इसका मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार पर हावी होने वाले गैर निर्वाचित तत्वों से है। पाकिस्तान में डीप स्टेट से तात्पर्य शक्तिशाली सैन्य नेताओं द्वारा नियंत्रित सरकार से है। डीप स्टेट की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें, शासन परिवर्तन। स्टीफन किंजर की पुस्तक ओवरथ्रो ने कई महाद्वीपों पर अमेरिका द्वारा किए गए सेंचुरी ऑफ रसीम मिशनों का वृत्तांत लिखा है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हटाने के लिए अमेरिकी डीप स्टेट को दोषी ठहराया जा रहा है, और थिंक टैंक एनजीओ और पक्षपाती मीडिया का उपयोग सरकारों द्वारा समर्थित राजनीतिक परिवर्तनों के लिए परिस्थितियां विकसित करने हेतु किया जाता है। उदाहरण के लिए जॉर्जिया 2003, यूक्रेन 2004, किर्गिस्तान 2005 में रंगीन क्रांतियां। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशी शक्तियों पर अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया। निहत्थे सार्वजनिक विद्रोहों को रंगीन क्रांतियों द्वारा संगठित किया गया जिसका लक्ष्य एक राज्य का शासन समाप्त कर उसे बदनाम करना था। संघर्ष और युद्ध। लॉकहीड मार्टिन, रैथॉन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रोमन जैसी रक्षा कंपनियां हथियारों, गोला बारूद और सैन्य प्रौद्योगिकी की आपूर्ति से काफी लाभान्वित होती है, और व्यवसाय अपने हित में काम करते हैं और अपने हथियारों की मांग बढ़ाने के लिए युद्ध का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन में संघर्ष के परिणाम स्वरूप हथियारों की यूक्रेन की मांग। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इच्छुक देशों में बाजार पहुंच और व्यापार अनुकूल विनियमन को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए, हालांकि इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, परिणाम था शॉक थेरेपी अपनानी पड़ी। शॉक थेरेपी एक आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति में अचानक नाटकीय परिवर्तन एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता में देशों पर अपनी कृषि बाजार आयातित उत्पादों के लिए खोलने का दबाव भी डालता है। तो WTO के बारे में जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चंस आप देखेंगे पूछ लेता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्व सोवियत राज्य और लैटिन अमेरिकी साम्यवादी देश राज्य संचालित अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित हो गए हैं। निगरानी। तो एडवर्ड स्नोडेन ने खुलासा किया कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एशिया और अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में निगरानी करती है। मीडिया आख्यान। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टें भारत में कुछ मुद्दों जैसे धार्मिक सहिष्णुता, कश्मीर को गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं ताकि मानवाधिकारों पर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कानून अपनाने का आरोप लगाया, और भारत कहता रहता है ना कि हमारे साथ ये भेदभाव कर रहा है, हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साइबर प्रभाव। तो गूगल और फेसबुक जैसी प्रभावशाली बाजार प्रभुत्व वाली कंपनियों ने डेटा गोपनीयता और कराधान पर विदेशों के नियमों को प्रभावित किया है। नागरिक समाज आंदोलन। मानवाधिकारों या फिर जलवायु परिवर्तन के नाम पर भारत की कोयला और ऊर्जा परियोजनाओं के खिलाफ ग्रीन पीस इंडिया जैसी नागरिक समाज समूहों को वित्त पोषित करता है, और किसानों के आंदोलन में उनकी कथित भागीदारी की बातें भी होती रहती हैं। खुफिया ब्यूरो की एक रिपोर्ट में ग्रीन पीस जैसे विदेशी वित्त पोषित एनजीओ पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर 2 से 3% तक नकारात्मक प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना। निहित स्वार्थ वाले देश भारतीय मूल के लोगों को फिल्मों में खलनायकों की भूमिकाओं में पेश करते हैं ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। देश अन्य देशों के खिलाफ निराधार आरोप भी लगाते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या में भारत की भूमिका का आरोप लगाया।
अब बात आती है भारत पर डीप स्टेट का आरोप। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार स्टीव कोल ने कहा कि भारत में एक प्रकार का डीप स्टेट है जिसमें खुफिया एजेंसियां या सेना के बजाय मुख्य रूप से भारतीय विदेश सेवा शामिल है। पत्रकार जोशी जोसेफ ने अपनी पुस्तक द साइलेंट कूप ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया डीप स्टेट में तर्क दिया कि राज्य के भीतर एक राज्य है जो समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ पक्षपात करता है। उन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी उन एजेंसियों में शामिल किया जो कथित तौर पर डीप स्टेट चला रही हैं। हालांकि सरकार ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया क्योंकि वह पंचशील सिद्धांतों वसुदेव कुटुंबकम एक विश्व एक परिवार में विश्वास करता है। हम लोग कहीं अशांति फैलाने की बात नहीं करते हैं। डीप स्टेट किस प्रकार देशों को प्रभावित करता है? एक तो राजनीतिक परोपकार। तो विशाल वित्तीय संसाधनों वाले लोग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों का उपयोग दिखावा के रूप में करते हैं, ओपन सोसाइटी की वकालत करते हैं, और जिसका अर्थ है कि शासन परिवर्तन के लिए प्रयास करना। उन्होंने भारत, रूस, चीन, इजराइल और हंगरी जैसे देशों की खुलेआम आलोचना की तथा उनके नेताओं पर अधिनायकवादी शासन की अवधारणा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शैक्षिक पहल। कई गैर सरकारी संगठन छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग नौकरशाह, पत्रकार और नीति निर्माता अर्थात आर्थिक विकास को बाधित करने के लिए छद्म पर्यावरण सक्रियता जैसे उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप। किसी देश की आंतरिक नीतियों विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों एवं शासन के संबंध में सत्ता विरोधी भावना तथा आलोचना को अक्सर निहित स्वार्थ वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो डीप स्टेट द्वारा आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित किया जाता है। ये प्रमुख वित्तीय घटनाओं में शामिल होते हैं जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का विखंडन एवं एशियाई वित्तीय संकट में योगदान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या हिंडनबर्ग रिसर्च ने विकासशील देशों भारत और चीन में व्यवसायों पर बड़े पैमाने पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर तथा भारत के स्टॉक मार्केट को अस्थिर करने के लिए टैक्स हेवन का फायदा उठाने का आरोप लगाया। उदाहरण के लिए अडानी समूह के खिलाफ आरोप। हिंडनबर्ग को शॉर्ट सेलिंग, एक ऐसी रणनीति जिसमें फर्म लाभ कमाने के लिए किसी कंपनी के स्टॉक मूल्य में गिरावट की भविष्यवाणी करते हुए लाभ कमाने के लिए कारोबार करती है, में भी संलग्न पाया गया है। तो यही कहानी है डीप स्टेट की। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।